नमस्कार दोस्तों कुछ लीडर्स हिस्टोरिकल फोर्सेस की वजह से बनते हैं और इसमें दो बहुत बड़े नाम शामिल हैं। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आप दोनों को उठाकर देखें तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल फोर्सेस ऐसी थी हु हैव कैटापल्टेड देम टू द पावर। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो उस समय भारत का पार्टीशन हो गया था, साथ ही साथ भारत आजाद भी हुआ था और एक ऐसी सोसाइटी थी जो बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी, एक ऐसी पॉलिटी थी जो डेमोक्रेटिक नहीं थी और उसको डेमोक्रेटिक बनना था। सेक्युलरिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उस समय एक सेक्युलर लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और लगातार करीब 12 साल तक बने रहते हैं। करीब 4,998 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं और इसके बाद ये इतिहास दोहराया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर से हिस्टोरिकल फोर्सेस जमा हुई एंड दे कैटापल्टेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू द पावर। और आज तक आप देखिए ये जो बात बोली जाती है सबका साथ सबका विकास, वो एक तरह से सही भी है क्योंकि सबके साथ के बिना कोई भी व्यक्ति 12 साल तक 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। दोस्तों कुछ ना कुछ तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करा है कि उन्होंने पब्लिक इमेजिनेशन को कैच करके रखा हुआ है। पब्लिक को अभी भी लगता है वी नीड अ लीडर लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड द पब्लिक सपोर्ट्स हिम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं और उनके सामने और उनकी पार्टी के सामने क्या चैलेंजेस हैं। इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज। आप सबका स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। Let us start. Now before I start, I would like to tell you about the free 1-to-1 mentorship of श्रीराम्स आईएएस। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह का डाउट है, you can come and meet our expert mentors. The only thing which you have to do is to scan this QR code or you can go to the description and click the link, fill the form and we are going to approach you. तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जानने की कोशिश करिए कि कोई भी अगर व्यक्ति आज के भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चैलेंजेस फेस नहीं किए थे, उनके जमाने में कुछ दूसरे चैलेंजेस थे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उन्होंने भी डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंडिया की नींव रखी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया को एक नया डायरेक्शन दिया है। तो क्या चैलेंजेस हैं दोस्तों? देखिए अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल कंपटीशन। दोस्तों कंपटीशन पॉलिटिक्स में आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है और हर तबके के लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट 1980s के बाद भारत के अंदर कोएलिशन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। बहुत लंबे समय तक भारत में दोस्तों एक ही पार्टी की सरकार नहीं बनी थी सेंटर में, कोएलिशन गवर्नमेंट्स लगातार बनती रही। नरेंद्र मोदी ने 2014 में आकर वो सिनेरियो को चेंज कर दिया। बीजेपी पहली बार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद और फुल मेजॉरिटी से सत्ता में आई। मतलब जो मेजॉरिटी आपको लोकसभा में रिक्वायर्ड है 50% + 1 की मेजॉरिटी, उससे ज्यादा सीट्स लेकर एक ऐसी सरकार बनी जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी ने ही बाजी मारी हो। बहुत सालों बाद, करीब 30 सालों बाद ऐसा हो रहा था एंड दैट कंटिन्यूड इन 2019 ऑल्सो। तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन है वो रीजनल पार्टीज के राइज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट उसी के बीच जैसा कि मैंने कहा हिस्टोरिकल फोर्सेस की वजह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कल्चरल बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन। अब उसमें उनका 13 साल का चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात का टेन्योर है या फिर गुजरात मॉडल है या फिर हिंदुत्व की एक तरह से विचारधारा है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों विच हैज हेल्प्ड हिम टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन इज समथिंग विच इज अ चैलेंज विच द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैज टू फेस। 2014 के बाद 2019 में फिर से एक ऐसी सरकार बनी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जिसने नेशनल लेवल पर अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बलबूते पे गवर्नमेंट बना ली। बट फिर क्या होता है दोस्तों, अगला चुनाव आता है, 2023 आता है, उसमें क्या होता है दोस्तों?
फिर से आप कोएलिशन, आप मजबूर हो जाते हैं कोएलिशन बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है। आप फिर से निर्भर हो जाते हैं कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पे जो अभी तक आपकी अलायंस नहीं थी, अब आप उनको अलायंस में जोड़ के अपनी एक मेजॉरिटी बनाकर और फिर सरकार बनाते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल, अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल कंपटीशन। दूसरा चैलेंज दोस्तों, कोएलिशन डायनेमिक्स। अब देखिए कोएलिशन बनती है, जहां पर भी आप देखेंगे कोएलिशन पॉलिटिक्स आएगी, प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तरह के कॉम्प्रोमाइज उन्हें करने ही पड़ते हैं। अपने कोएलिशन पार्टनर्स को उनको खुश रखना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से। बट इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये देखने लायक और ऑब्जर्व करने लायक बात है, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टेचर है, जो स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी सी भी झुकी नहीं है, थोड़ी सी भी कम भी नहीं हुई है, डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट बीइंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो कोएलिशन डायनेमिक्स को किस तरह से ठीक से बैलेंस करके रखना है, ये एक बहुत बड़ी टैलेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। इसके अलावा देखिए 24 आवर मीडिया स्क्रूटनी, और ये सिर्फ, अब देखिए गोदी मीडिया है, इस तरह के इल्जाम जरूर लगते रहते हैं, बट स्क्रूटनी तो मीडिया की रहती है। मीडिया पूरी तरह से अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता है। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेस होंगे जो फेवर दिखाते हैं, बट दोस्तों पूरी तरह से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सारे मीडिया चैनल्स अब गवर्नमेंट के फेवर में बोलने लगे हैं और कोई अगेंस्ट में बोलता ही नहीं है, कोई क्रिटिसाइज करता ही नहीं है। 100% दिस इज नॉट ट्रू, एंड दिस इज कपल्ड विद द सोशल मीडिया। अब देखिए गवर्नमेंट का सोशल मीडिया पे तो नहीं कह सकते हैं ना कि किसी प्रकार का एक कंट्रोल है। सोशल मीडिया तो हमारे हाथ में है। मैं अपने मोबाइल से क्या पोस्ट करता हूं, क्या लिखता हूं, किस तरह के चित्र बनाकर पब्लिश कर देता हूं, किस तरह की कहानियां और पोयम लिखता हूं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं, ये मेरे हाथ में है। ये पॉलिटिकल पार्टीज आके मुझे नहीं बताएंगी। तो सोशल मीडिया दोस्तों लोगों के हाथ में है, एंड देयर इज अ राइज ऑफ सोशल मीडिया ड्रिवन पब्लिक डिस्कोर्सेज। अभी रिसेंटली आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल फिनोमिना है, और जो माफ करिएगा जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोस्तों, उनको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किस तरह से ये एक पूरा मूवमेंट बन गया। दैट मीन्स द यंग पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट समथिंग व्हिच दे आर अनेबल टू कैच, and they have to catch it. Somehow they have to look into the demands of the young people. अब वो कुछ भी हो सकती है, वो employment related हो, या quality employment related हो, या environment related हो. There are multiple things. But दोस्तों आप देखेंगे सोशल मीडिया का rise is one of the biggest challenge to any person who sits on the post of the Prime Minister of India. अब इसके साथ साथ देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हैं। देखिए इनका जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब इस नारे का बहुत ज़्यादा, और ये एक आइडियोलॉजिकल नारा है, इसको कहें कि उनका एक तरह से गोल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं कि भाई भारत कल को आगे बढ़े, स्वर्णिम भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, तो उसमें सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका विश्वास हो। बट हेवीली इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म पर भी हम आएंगे, बट पहले अचीवमेंट्स पर बात कर लें दोस्तों। देखिए ये कुछ है जो मुझे मिला लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर के अंदर, विच रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दैट भारत ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट people's participation. And when he says people's participation, people from all walks of life, from all walks of life, सबका साथ। और सबके साथ के बिना आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है? हाँ, आप कहेंगे कि मेजॉरिटी वाली बात होती है, कुछ मेजॉरिटी तबका है जो उनको वोट देता है, लोकसभा में आपको मेजॉरिटी लाना होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, नंबर का खेल है, इस तरह की कई बातें हैं दोस्तों। बट देखिए अगर साथ ना हो, सिर्फ मेजॉरिटी का ही नहीं, थोड़ा बहुत माइनॉरिटी का भी, थोड़ा बहुत ऐसे लोगों का भी जो अपोजिशन में है, तो कोई भी इतने लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास के अंदर ऐसी कौन सी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के विच हैव बिकम सक्सेसफुल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप देखिए स्वच्छ भारत मिशन। ये स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जिसको हर घर में
लेकर आ गए थे प्रधानमंत्री मोदी, एक पब्लिक मूवमेंट बना दिया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 12 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं, 12 करोड़, इट हैज बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। 4 करोड़ घर बने हैं। इसके अलावा जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों को लिंक करके ऐसे लोग जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। और ऐसे बैंक अकाउंट जिसमें ना कुछ चार्ज नहीं लगता है आपका। इफ यू पुट सम मनी, गुड इनफ। इफ यू डू नॉट पुट एनी मनी, द बैंक इज नॉट गोइंग टू चार्ज यू। जीरो बैलेंस अकाउंट। कितने खुले? 57 करोड़ अकाउंट्स वर ओपनड अप। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो कहां हो, बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार की हेल्प मिलती है, बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। अगर आपको पैसा सेव करना है, कहां करेंगे? एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। तो इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी थी उसको पूरा फॉर्मलाइज करने के लिए, उसको फाइनेंशियल इंक्लूड करने में, मेन स्ट्रीम में जैम ट्रिनिटी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। एंड दिस गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वाज जैम ट्रिनिटी। उसके अलावा देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, करीब 45 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं डायरेक्ट बेनिफिट में। एलपीजी कनेक्शन, दोस्तों मैं ये समझता हूं वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसी उज्ज्वला योजना हमने चलाई जिसमें घर में करीब 10 करोड़ महिलाओं के घर में सिलेंडर्स पहुंच गए। ये महिलाएं स्मोक कोयला जलाकर या फिर लकड़ियां जलाकर अपना खाना बनाया करती थी। एक ऐसी स्कीम है जिसने बच्चों की हेल्थ, महिलाओं की हेल्थ और कुछ एक हद तक आदमियों की हेल्थ पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। क्योंकि स्मोक अगर आप लगातार सूंघते रहेंगे तो आपके फेफड़े स्वस्थ नहीं रहने वाले। बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। महिलाएं जब लकड़ी बीनने जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी के इशू रहते हैं। अब वो जो 2 घंटा या 3 घंटा लकड़ी बीनने में या कोयला लाने में लगता था, उसको महिलाएं कुछ स्किल सीखने में या पढ़ाई लिखाई में यूज कर सकती हैं। तो एक ऐसी की स्टोन कहूंगा मैं इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का उज्ज्वला योजना, जिसमें एलपीजी कनेक्शंस घर में दिए गए। अब ये दिखा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। साथ ही साथ में देखिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन, खास करके डिमोनेटाइजेशन के बाद एक ऐसा मूवमेंट बना दोस्तों कि आजकल सब्जी वाले से लेकर तो ऑटो वाले तक हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस लेता है भारत के अंदर। दिस हैज आल्सो बिकम अ पब्लिक मूवमेंट इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो बिकम अ पब्लिक मूवमेंट। 24,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी बात करें जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स की जब बात करते हैं तो एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे ध्यान में आते हैं। अब एजुकेशन के लिए आप देखिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक into what the government has done, has increased the number of IITs, IIMs, AIIMS throughout the country. पहले 7 करीब IIT होते थे, 7 करीब IIM होते थे, कुछ लिमिटेड शहरों में एम्स के अस्पताल होते थे, बट अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे एम्स दिल्ली के एम्स जैसे फुली फर्निश्ड हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बट स्टिल एम्स आर देयर और उसमें लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सिमिलरली विद द IITs एंड IIMs। तो आप देखेंगे हायर एजुकेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट लेके आ रही है। आप देखेंगे जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा हर बार बढ़ता जा रहा है। क्या वो इनफ है? ये एक दूसरा डिबेट है दोस्तों। क्या वो इनफ है? ऑफ कोर्स कभी भी इतने बड़े देश में, 140 करोड़ की जनता वाले देश में जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड करती है वो इनफ आपको नहीं लगेगा। भाई बच्चों की भी प्राइमरी एजुकेशन भी होती है, मिडिल लेवल की एजुकेशन होती है, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमारी क्या प्राइमरी एजुकेशन वर्ल्ड लेवल की है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए डेफिनेटली हमें काम करना पड़ेगा, बट जितना काम हुआ है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आयुष्मान भारत, ये एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ प्रोग्राम। 5 लाख करीब का कवर मिलता है एक फैमिली को दोस्तों। अगर एक फैमिली में किसी भी व्यक्ति को, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो गवर्नमेंट उसको इंश्योरेंस देती है और उस आयुष्मान हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल ना कि सिर्फ
पब्लिक हॉस्पिटल्स बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसी भी प्रकार का आप ऑपरेशन करवाते हैं, किसी भी प्रकार का उपचार आप लेते हैं, तो दोस्तों दैट इज पब्लिकली फंडेड, गवर्नमेंट उसका पैसा पे करता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत जरूरी है भारत में, एक ऐसे देश के अंदर जिस देश में गरीबी में जाने का एक बहुत बड़ा कारण है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी हुई या अनफॉर्चुनेटली द पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, और उसके बाद जो मेडिकल पे खर्चा होता है, ओवर द काउंटर खर्चा होता है, उसकी वजह से व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चले जाता है। और इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को भारत के अंदर इंप्रूव करने में मदद करती हैं दोस्तों। उसके अलावा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर कहें तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट कहा जाता है हाँ भाई हिंदुत्व की पॉलिटिक्स होती है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स डेफिनेटली होती है, बट आप देखिएगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, दिस वाज वेरी मच नीडेड। कश्मीर इज द क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं थी। और अब आप देखिए 2019 5 अगस्त के बाद जब से 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ है, कितने स्टॉल पेंटिंग आपको दिखते हैं? वहां नहीं होते हैं। आप देखेंगे डेवलपमेंट लगातार बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी वजह से हुआ था पहलगाम अटैक, जब पहलगाम अटैक हुआ लास्ट ईयर अप्रैल में, जम्मू और कश्मीर के जो लोकल लोग हैं दे केम ऑन द रोड टू अपोज द टेररिस्ट, कि ये हमारे बीच के लोग नहीं हैं, वी आर अपोज टू दिस काइंड ऑफ टेररिज्म, दिस काइंड ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट अवर ओन पीपल। तो ये दिखाता है कि वैली में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है थैंक्स टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये एक ऐसा सपना था, ये एक ऐसी चीज थी जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी थी दोस्तों। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, डिग्निटी ऑफ द मुस्लिम विमेन, इसमें क्या अपीजमेंट हो रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना भी इस गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक। दिस इज रिलेटेड टू द डिग्निटी ऑफ द मुस्लिम विमेन। डिग्निटी ऑफ द मुस्लिम विमेन को हम ताक पर नहीं रख सकते, बिकॉज पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम सेज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड तलाक ए बिद्दत और ट्रिपल तलाक, वेयर अ मैन हैज टू pronounce talaq 3 times and the woman is left on her own. She is considered to be a divorced woman. She has to take care of herself with her children. So those kind of evil practices, I would say, have been terminated with abolition of triple talaq. आगे देखते हैं जीएसटी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करा 2017 के अंदर, और उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर एक लॉ लेकर आई पार्लियामेंट से पास करके। जीएसटी रिफॉर्म्स वेरी मच नीडेड। देखिए टैक्स रिफॉर्म्स तो हर देश के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, बट भारत जैसे कि आपको पता है विविधताओं का देश है, वेरी मच डाइवर्स, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो ऐसे केस में टैक्स रिफॉर्म्स बहुत जल्दी होने चाहिए, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को जो जीएसटी ने रिफॉर्म करा है, जो टैक्स स्लैब्स को घटाकर वो 5 पर लेकर आ गए हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा शुरू में कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, लोगों को समझ में उतना नहीं आ रहा था, कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, but now people are understanding the importance of the GST reforms. Along with it, 33% reservation for women. अभी रिसेंटली इसको थोड़ा जल्दी लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को बाईपास करने की कोशिश की थी, बट दैट फेल्ड इन दी पार्लियामेंट, बिकॉज जो 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट को चाहिए होती है लोकसभा के अंदर, आउट ऑफ 543 सीट्स यू रिक्वायर समवेयर अराउंड 362 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू वोट फॉर यू। ये गवर्नमेंट के पास नहीं था, और लगातार अब देखिए आप जोड़ तोड़ भी चल रही है। 20 तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो अब एनडीए में आकर उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो जो गवर्नमेंट की अभी एनडीए की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करूंगा मैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अब बढ़कर 312 हो गई है 292 से, और जैसे ही ये 362 पर पहुंचती है, बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो गवर्नमेंट पास नहीं कर पाई है, वो ये पास कर सकती है। अब आप देखिए कि ये जो एनडीए अलायंस है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि
जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसके सामने फेल होती जा रही हैं। तो अपोजिशन पार्टीज को भी ये बात समझनी होगी कि फूट उसके अंदर ही आ रही है, कहीं ना कहीं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करना होगा। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता, जो 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आके अगर एनडीए का सपोर्ट करने को तैयार होते हैं तो इसका साफ मतलब है कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम तृणमूल कांग्रेस में जरूर हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इंटरनल एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी, देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑलमोस्ट भारत में खत्म हो गया है। दिस हैज बीन टेकन केयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विद द कमिटमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ये कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, या कहें कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है उसने एक पॉलिसी बनाई हुई है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली, जहां पर लगातार पाकिस्तान से टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है अगेंस्ट इंडिया, उसका जो एक मुंह तोड़ जवाब दिया है सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से। दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट। पूरी दुनिया भारत को एक अलग नजर से देखने लगी है। पूरी दुनिया में यह बात सिद्ध हो गई है कि भाई भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये वो भारत नहीं है जिसको थोड़ा समझा दिया जाए, थोड़ा डरा दिया जाए, थोड़े सैंक्शन लगा दिया जाए और भारत शांत बैठ जाएगा। अब भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान जैसे बहुत छोटा है कंपेयर टू इंडिया, साथ ही साथ में बहुत कमज़ोर है कंपेयर टू इंडिया, साथ ही साथ में एक पड़ोसी का जो दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसे निभाना नहीं आती है। आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखिए, आप यूरोप में देखिए, जितने भी बड़े देश हैं दोस्तों, दे हैव वेरी फ्रेंडली नेबर्स। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके बीच तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े, इतना ज़्यादा लड़ाई हुई, इसके बावजूद भी अगर आज आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन बनाकर बैठे हैं। बहुत अच्छे रिलेशन है एक दूसरे में, कोई एक दूसरे का कुछ विरोध नहीं है, इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ पॉलिसियां नहीं बनाते, टेररिज्म नहीं फैलाते हैं। यूएस में भी ऐसा है। आप देखिए, एक तरफ कनाडा है, दूसरी तरफ मैक्सिको है, फ्रेंडली कंट्रीज है, बट इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है विच इज़ अ वेरी ट्रिकी पोजीशन, जहां पर हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठा है, टेररिज्म लगातार हमारे खिलाफ फैलाता है। तो इस तरह के इनिशिएटिव अब इंडिया को लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमने 26/11 के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है, पार्लियामेंट अटैक के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट अब किसी भी प्रकार से, और ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। लगातार हमारे मिलिट्री कमांडर्स ये बात बोलते रहते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये अब भारत का स्टांस है, स्टैंड है, जो कि अब आगे भी रहेगा। फॉरेन पॉलिसी को देखिए, दिस इज अलाइंड विथ आवर नेशनल इंटरेस्ट। भैया नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे है। हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को देख के और इंडिविजुअल कंट्री को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ना ब्लॉक्स को देख के बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिविटल पॉइंट है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम सारे डिसीजन लेंगे। हमें जो करना होगा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज भी ऐसे करते हैं, अब हम भी करेंगे। अब दिस इज कॉल्ड एज इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। बहुत कर लिया नेबर फर्स्ट, बहुत कर ली नेबरों से दोस्ती। टू नेबर्स, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अब तो ऐसा लग रहा है दे डू नॉट हैव बेस्ट इंटरेस्ट अबाउट इंडिया इन देयर माइंड। तो काहे के लिए नेशन, काहे के लिए हम नेबर फर्स्ट करें, नेशन फर्स्ट करते हैं। सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ मोदी जी। बट देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो, चैलेंजेस रिलेटेड विद डाइवर्सिटी। देखिए, इंडिया में बहुत प्रकार के धर्म हैं, बहुत प्रकार की प्रजातियां हैं। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, इन सब के कल्चर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हर 10, 12, 20 किलोमीटर पे लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। और इस पूरी डाइवर्सिफाइड कंट्री को यूनाइट करके रखने में गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और गवर्नमेंट अगर ऐसा करे या करते दिखे, प्रतीत हो, if it's visible, even if the government is not doing it, but it is visible that the government is doing it, then it's a problem. So the government cannot be seen and should not
be seen to have favored one section over the other. Now that section can be anything. वो religious section भी हो सकता है, कोई particular class या caste भी हो सकती है. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रेजेंट गवर्नमेंट को, जो लगातार कहा जाता है कि देयर आर अराउंड 200 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया हु हैव बीन साइडलाइंड. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यहीं पर निकल कर आता है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को यूनाइट कैसे करोगे, स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग योर गवर्नमेंट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व. दिस इज अ बिग चैलेंज एंड हाउ दिस चैलेंज इज टेकन. 12 साल से तो ये चैलेंज का सामना प्रधानमंत्री ने करा ही है. आने वाले समय में कैसे होता है विल बी सीन. डिसेंट, लगातार आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया की बातें होती हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की बातें होती हैं. देखिए, कोई भी देश बिना फ्री स्पीच के आगे नहीं बढ़ सकता. अगर जो युवाओं की आवाज है वो कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू हो, या फिर वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के थ्रू हो, या फिर वो किसी प्रकार के ऐसे मुद्दे के अगेंस्ट हो जैसे कि फार्म लॉ हो गया, या फिर अभी रिसेंट में आप देखिए तुषा मर्डर केस चल रहा है. इससे पहले दिल्ली का विमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ था 2012 में. इस तरह की जो आवाज़ें हैं उनको दबाया नहीं जा सकता. साथ ही साथ में जो छोटे मुद्दे भी हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको भी गवर्नमेंट नहीं दबा सकती. एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट पे विश्वास बनाए रखने के लिए. अगर गवर्नमेंट लगातार इंस्टीट्यूशन को इरोड करेगी, अगर गवर्नमेंट लगातार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करेगी, दबाएगी, सप्रेस करेगी, तो लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पे से खत्म होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी. डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट सेंसस के बाद होने वाली है 2026-27 में, जब भी हो सेंसस आएगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी. उसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनने वाला है देश में, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. कहीं पर भी मोदी गवर्नमेंट नॉर्थ साउथ के बीच, आई डोंट थिंक सो दे कैन अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डिवाइड. और डिलिमिटेशन की अगर एक्सरसाइज देखें, जो फॉर्मूला डिलिमिटेशन हमेशा पॉपुलेशन बेस्ड फॉर्मूले की हेल्प से ही अलॉटमेंट ऑफ सीट्स होती हैं लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, वो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो एक बहुत बड़ा नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो जाएगा विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड. विमेन रिजर्वेशन बिल पर भी अगर आप डिलिमिटेशन को बाईपास करने की कोशिश करेंगे, दैट कैन नॉट बी डन. सो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट challenges in front of the government, along with all the important things, all the important achievements which we have studied till now. So दोस्तों, अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गवर्नमेंट को करना है, so it should not only focus on what it wants to do, what its manifesto says, what it wants to achieve, but also the dissent, the diversity and the dissatisfaction of people, of that section of people which does not agree. The government has to listen, the government has to respond accordingly. तो दोस्तों देखिए, बहुत एक कंट्री की हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम लीडर्स आते हैं, जैसे कि पंडित नेहरू हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, और ये एक पावर रखते हैं देश की डेस्टिनी चेंज कर देने की. बट ये कितने ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं इस चीज़ में, अभी तक हुए हैं डेफिनेटली, आगे और कितने ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं ये देखने लायक होगा दोस्तों. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.